तो जो ये अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जैसे प्लांट टिश्यू थे उनमें अलग अलग प्रकार के टिश्यू थे, यानी अलग अलग प्रकार के सेल्स थे, वैसे एनिमल में भी होंगे। प्लांट बॉडी में लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर, रूट्स, ये सब अलग अलग हैं। जाइलम फ्लोएम पढ़ा हम लोगों ने। तो क्या एनिमल बॉडी में भी ऐसा तो हो नहीं सकता एक ही तरीके की सेल पूरी हो, तो एनिमल्स में भी जो अलग अलग तरीके की टिश्यूज होंगे उसे हम इस एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे। अब सपोज आपको कोई टेडी बियर, आपके घर में कोई टेडी बियर है, आप देखिए उसको बनाया कैसे गया है, उसमें क्या क्या यूज हुआ है। उसमें कॉटन अंदर फिलिंग या स्पॉन्ज अंदर भरा गया होगा, बाहर से कोई फर वाला क्लॉथ होगा, कपड़ा होगा जिसको सिला गया होगा। सिलना भी तो पड़ेगा ना कपड़े को, तब तो जाके उसका वो शेप बनेगा। आंखें, कान वान कुछ यूज किया गया होगा। तो देखो यहां दो ही चीज हमको समझ में आ रहा है, तो बाहर की स्किन और अंदर की फिलिंग। लेकिन हमारी बॉडी में तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा। तो उस चीज को समझने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे कि एनिमल टिश्यू को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जब एनिमल टिश्यूज हम डिवाइड करते हैं तो उसके हमको 4 कैटेगरीज मिलती हैं। तो पहली कैटेगरी मतलब पहला टाइप का टिश्यू जो होगा एनिमल टिश्यू में, उसको कहेंगे एपिथेलियल टिश्यू। यानी ऐसा टिश्यू जो कवर करे बॉडी को, कवर करे ऑर्गन्स को। ऑर्गन, आंख आपको दिख रही है आपकी, कि आंख के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। एक आंख के अंदर एक लिक्विड होता है, तो क्या वो लिक्विड बाहर आ जा रहा है? आंख एक बॉल के जैसी है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, यानी उसमें कोई तो लेयर है चारों तरफ। यानी लेयर्स हमारे यहां हमारी बॉडी में बहुत सारी हैं। एक तो ये बाहर की लेयर स्किन, इंटरनल भी बहुत सारी जो है हमारे पास में लेयर्स हैं, वो आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा। इसके बाद दूसरा है इसमें मस्कुलर टिश्यू। आप जानते हैं कि मसल्स या बॉडी मूवमेंट को करने के लिए हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कनेक्टिव टिश्यू। इस पूरे टॉपिक का सबसे बड़ा, इस पूरे एनिमल टिश्यू का सबसे बड़ा टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू। उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होंगी। कुछ टिश्यूज इसमें ऐसे होंगे जो सॉफ्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लिक्विड होंगे, जैसे ब्लड और लिम्फ, वो लिक्विड टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू में जैसे बोन्स, कार्टिलेज है, ये सब आएगा इसके अंदर। टेंडेंस, लिगामेंट, वो सब कुछ आने वाला है इसके अंदर। और बचा लास्ट, एकदम लास्ट टिश्यू, जिसको बोलेंगे नर्व, या हम बोलेंगे नर्वस टिश्यू। इसमें एक ही प्रकार का होता है, जिसको नर्व सेल कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं। जिसको नर्व होती है, नर्व कनेक्शन, या नर्व क्या होती है, नर्व और नर्व टिश्यू में क्या कनेक्शन है। जैसे ये एक नर्व सेल है, और इसको अगर बहुत सारी ऐसे नर्व सेल आ गई, उसके बंडल को हम बोलेंगे नर्व। और बहुत सारी नर्व्स को मिलाकर, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मिलाकर बोलेंगे नर्वस सिस्टम। तो ये ओवरऑल मतलब ऊपर का मैंने आपको समझाया, बेसिक फंडामेंटल मैंने समझाया कि एनिमल टिश्यू का फंडामेंटल क्या होता है। ओके, तो जो यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कैटेगराइजेशन है एनिमल टिश्यू का। इसमें अलग अलग प्रकार के एनिमल टिश्यूज को कैटेगराइज किया गया है। एपिथेलियल टिश्यू को 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के आधार पे। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और सिंगल लेयर की सेल्स पाई जाएंगी, तो वो सिंपल टिश्यू कहलाते हैं। सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कई सारी सेल्स की लेयर पाई जाती हैं, उसे हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। तो सिंपल के भी अंदर लगभग 5 प्रकार के टिश्यूज होते हैं। वैसे बेसिकली 4 प्रकार के हम बताएंगे आपको। पहले स्क्वामस, दूसरा क्यूबॉइडल, तीसरा कॉलुमिनर। अब अगर कहा जाए कि दूसरे 2 और हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम और सीलिएटेड एपिथेलियम, वो दोनों
कॉलमनर के ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं कि कॉलमनर के दो डिवाइडेड फॉर्म होते हैं, उनको मैं कहूंगा ग्लैंडुलर। नाइन्थ लेवल पे तो ऐसा मतलब आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा कि ग्लैंडुलर वगैरह सब कुछ है, बट मैं आपको बता रहा हूं ग्लैंडुलर और दूसरा होगा सीलिएटेड। सीलिएटेड है ना, तो ये हो गया। स्ट्रेटिफाइड में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्ट्रेटिफाइड क्या होता है। और उसके बाद जब मैं मस्कुलर के बारे में बात करूंगा तो यहाँ तीन है, स्ट्रेटिफाइड, स्मूथ और कार्डियक। इनके बारे में भी आपको जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि स्ट्रेटिफाइड वॉलंटरी को बोलते हैं, स्मूथ इनवॉलंटरी को बोलते हैं, और कार्डियक इनवॉलंटरी ही प्रकार की होती है, लेकिन थोड़ा अलग होता है। कनेक्टिव टिश्यू के तीन मेजर टाइप होते हैं, प्रॉपर, स्केलेटल, वैस्कुलर। इसमें भी जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो जब इक्वली डिवाइड होता है तो उसको प्रॉपर कहते हैं। उसमें लूज और डेंस दो होते हैं। लूज के अंदर एरियोलर, एडिपोस, डेंस के अंदर टेंडेंस और लिगामेंट। स्केलेटल जो हमारा फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी का, इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा, शेप देगा, सीधा खड़ा रखने में हेल्प करेगा, बोन्स और कार्टिलेज। वैस्कुलर जो हमारा एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करता है। देखिए, कनेक्टिव का मतलब ही कनेक्टिव होता है जो दूसरों को कनेक्ट करे। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो जो ऑक्सीजन लंग्स में आई है वो पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होगी? वो ब्लड लेके जाएगा, या हमने जो खाना खाया है स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो वहां से भी उसको लेके कहां जाएगा? ब्लड ही तो लेके जाएगा। तो ये हो गया है ना। इसके बाद नर्व लिम्फ क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा सेल्स के बीच में ब्लड रह जाता है, हर एक सेल्स के बीच में थोड़ा ब्लड पाया जाता है। हमारी जो बॉडी की सेल्स है ना, देखो ब्लड वेसल, तो मान लो ये ब्लड वेसल है, इसमें से पानी जा रहा है, सॉरी ब्लड जा रहा है। इसके अगल बगल जो सेल्स हैं उनके भी बीच में जो खाली खाली, जैसे तुम सब सेल्स हो और तुम्हारे बगल से पाइपलाइन जा रही है, पर तुम लोग क्या बीच में तुम्हारे कुछ भी नहीं होगा, खाली जगह होगी, सूखा तो होगा नहीं वहां पे। तो वहां पर उसी ब्लड से थोड़ा ब्लड तुम लोगों के आसपास पाया जाएगा, इधर इधर इधर। तो वो क्या करेगा? वो एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूबा होता है, रसगुल्ला चाशनी में, तो रसगुल्ला मीठा क्यों होता है? क्योंकि चाशनी मीठी है, सिरप मीठा है वो। तो उसी तरीके से है ना। तो नर्व टिश्यू जो है बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, ये मैसेज भेजता है। तो इसलिए कनेक्टिव का पार्ट नहीं है वो, पर वो अलग पार्ट है ना, नर्वस टिश्यू कहलाएगा। तो ये कैटेगराइजेशन था। तो अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि नर्व पूरे एनिमल टिश्यू के एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू की जब बात कर रहे हैं तो एपिथेलियल मतलब एपी मतलब आउटर, थीलियल मतलब लेयर। अब एपिथेलियल का कॉन्सेप्ट समझने के पहले मैं आपको एक अलग से एग्जांपल बताता हूं। हमारे पास एक ब्रेड है और हमने उसके ऊपर जैम लगा दिया है, खाना। तो ब्रेड और जैम ये दो चीजें आपको दिख रही हैं। उसी तरीके से अगर आपको एपिथेलियल के बारे में समझना है तो ये एपिथेलियल टिश्यू है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप ये देखते हो, आपकी स्किन है, स्किन के लेयर को बाहर अगर आप देखेंगे कट करके निकाल के, तो उसमें भी आपको ऐसे ही कलेक्शन मिलेगा देखने को। क्या होगा उसमें? नीचे होगा उसमें जो लेयर होगी जो फाउंडेशन का काम करेगी, उसको बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसमें पाया जाता है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है कोलेजन। कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है इसमें, ठीक। और ये बेस का काम करती है। और इसके ऊपर पाई जाती है यहां पर सेल्स। और इन्हीं सेल्स की वैरायटी अलग अलग होती है। तो अभी मैंने जो नाम लिखे थे, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, वो इन्हीं सेल्स की वैरायटी अलग अलग होती है। अब आप ये बात जान गए कि जब सेल्स की वैरायटी अलग अलग होगी तो उसका काम भी अलग अलग होगा और उसकी लोकेशन भी अलग अलग होगी। तो आपको यह समझना है, एपिथेलियल का पहला टाइप होता है हमारा सिंपल एपिथेलियम, जिसमें मैंने जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं ये सिंपल एपिथेलियम है, जिसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन और एक सेल आपको दिख रही है, सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल आपको दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स की बात करूं, कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट मेम्ब्रेन तो एक ही होगी, चलेगा, लेकिन उसके ऊपर जो सेल्स पाई जाएंगी
वो सेल्स हो सकती है कि 2 से ज्यादा हो, अलग अलग टाइप की सेल्स भी हो सकती हैं वो। तो जब इस तरीके का सिस्टम पाया जाएगा तो आप समझ गए होंगे कि वो ज्यादा और ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए है। तो वो ऐसे ऑर्गन्स में पाया जाएगा जहां पर हमको फ्रिक्शन ज्यादा लगता हो, और वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। और जब हम सिंपल मतलब बेसिक समझ गए, आपका बेसिक दोनों का यही है, फंडामेंटल यही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन उसके ऊपर सेल होना, और कॉम्प्लेक्स वाले में सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन उसके ऊपर सेल्स का होना, बहुत सारी सेल्स का होना। तो अब आपको जब ये पूरा एनिमल टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे ना हम लोग, तो हमको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। पहला हम ध्यान रखते हैं, सबसे पहले हमको पढ़ना होगा स्ट्रक्चर। हमें कोई भी टिश्यू पढ़ रहे हो उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है सबसे पहले। आपने जैसे मैंने ये इसका स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। सेकंड पॉइंट, इसका लोकेशन कहां पे है, ये कहां पाया जाता है। और थर्ड पॉइंट, उसका काम क्या है। तो हर एक टिश्यू, कोई भी टिश्यू आप पढ़ेंगे ना, सब में आपको ये बात लगानी है। और उसके बाद आपको जब ये समझ में आ जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका लोकेशन ये है, तो इसका फंक्शन ये है, तब आप इसकी एक फ्लो चार्ट बनाएंगे सबसे लास्ट में। और फ्लो चार्ट आपको एक बड़े थोड़ा पेज पे बनानी है, ताकि आपको पूरा का पूरा समराइज करने में ज्यादा टाइम ना लगे, एक ही बार में आप पूरा टॉपिक रिवाइज कर लें। तो ये तो हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब जैसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को मैंने भी 4 तरीके के टिश्यू बताए थे, तीन स्क्वामस, दूसरा क्यूबॉइडल, और तीसरा, पहला स्क्वामस, दूसरा क्यूबॉइडल, और तीसरा कॉल्यूमिनर। तो अब मैं डायग्राम आपको समझा देता हूं यहीं पे। जैसे पहला वाला है आपका स्क्वामस। आपको चाहो तो जैसे आपको मैं एनिमल एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाऊंगा ना, तो आप एक साथ पूरे एपिथेलियल टिश्यू की फ्लो चार्ट बना सकते हो। स्क्वामस, ठीक, ये स्क्वामस हो गया। इसके बाद क्यूबॉइडल, और उसके बाद लास्ट है कॉलुमिनर, उसी में मॉडिफाइड होगा वो। तो स्ट्रक्चर, स्क्वामस का स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर है जो मैं बना रहा हूं यहां पे, ये पतला वाला स्ट्रक्चर। सेल्स इसकी बहुत पतली होती हैं, थिन सेल्स होती हैं, बहुत ही थिन सेल्स होती हैं, उनका न्यूक्लियस वेरी थिन सेल्स विद बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल में भी स्ट्रक्चर वैसे ही रहने वाला है, हाँ, लेकिन ऊपर का थोड़ा चेंज होगा। सेल्स का शेप क्यूब शेप का होगा, और ये उसका न्यूक्लियस। देखो काफी अंतर है दोनों के स्ट्रक्चर में। और उसके बाद थर्ड अगर आप देखेंगे कॉलुमिनर, तो आपको यहां पर कॉलुमिनर में आपको देखने को मिलेगा कि उसमें ऐसे है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लंबी लंबी कॉलम लाइक सेल्स पाई जा रही हैं। तो कॉलम लाइक सेल्स होने की वजह से न्यूक्लियस इसका बेसमेंट यहां आ जाता है नीचे, क्योंकि थोड़ा ग्रेविटी या थोड़ा उसका सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम लगा के वो उसको नीचे, यहां नीचे आ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है न्यूक्लियस। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, याद हो गया। देखो तीनों का स्ट्रक्चर आपको एक साथ ऐसे ही टेबल बनानी है आपको। उसके बाद लोकेशन, अब तीनों की लोकेशन, जैसे ये पाया जाता है उन जगहों पे जहां पर एक्सचेंज ज्यादा होता है, चीजों का एक्सचेंज ज्यादा किया जाता है। अब सोचना है इस चीज, ये कहां हो सकता है, जहां पतली लेयर होगी और एक्सचेंज ज्यादा होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो डिफ्यूजन कहां ज्यादा होता है, हमारी एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई, आप एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को जानते हैं, ऐसे पतला सा स्ट्रक्चर है ये एल्वियोलाई का, ये दिख रहा होगा आपको। इसके अंदर यहां पर जब ये ब्लड वेसल भी है, तो ये एक्सचेंज करने में हेल्प कर रही है, यहां से यहां चीजें जा रही हैं। तो ये क्या है, ब्लड कैपिलरी, और ये क्या है, एल्वियोलाई। तो एल्वियोली इससे बनी होती है, ठीक। उसके बाद एक और चीज, इसमें ब्लड वेसल्स में भी यही पाई जाती है, ब्लड वेसल्स में भी यही पाई जाती है, ठीक है।
एक्सचेंज करने का काम करती है। बोमेंस कैप्सूल या आपको ग्लोमेरुलस वगैरह किडनी में भी, किडनी के बोमेंस कैप्सूल में पाई जाती है, किडनी के बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल आपको ऐसे देखने को मिलेगा, किडनी के अंदर होता है, ऐसा होता है। ये ब्लड फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करता है। जहां जहां पर एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है वहां वहां पर ये पाई जाती है, और स्किन में भी पाई जाती है, अपर लेयर ऑफ स्किन। इतनी जगह पर स्क्वामस एपिथेलियल पाई गई। अब काम तो वही है जो भी मैं बोल रहा हूं उतनी देर से, क्या? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो काम हो गया एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब जहां पर जैसा होगा वो वैसा मटेरियल एक्सचेंज करेगी। अगर एल्वेओली में है तो ऑक्सीजन एक्सचेंज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करेगी, गैस एक्सचेंज करेगी। ब्लड वेसल्स में है तो ब्लड एक्सचेंज करेगी, हैं। उसके बाद अगर किडनी में है तो वेस्ट को देगी। उसके बाद अगर स्किन में है तो बाकी जैसे स्वेट वगैरह को डिफ्यूज कराएगी और चीजें अंदर भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। थोड़ी बहुत चीजें स्किन से भी एब्जॉर्ब होती हैं। सम ड्रग्स जैसे झंडू बाम या वगैरह हम लोग लगाते हैं ना, वो हल्का सा एब्जॉर्ब होता है अंदर। तो ये हो गया स्क्वामस का फंक्शन, यहां से लेके यहां तक खत्म। थोड़ा समझ में आया आप लोगों को? इसी तरीके से क्यूबॉइडल की लोकेशन चेंज हो जाएगी लेकिन फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्यूबॉइडल की लोकेशन, जो पाइप होते हैं ना, पाइप, जैसे हमारा जो डक्ट होती है, सलाइवरी डक्ट, डक्ट ऑफ ग्लैंड, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड यहां पे है, इसमें से सलाइवा बाहर आ रहा है तो एक पाइप के थ्रू बाहर आ रहा होगा, तो उस पाइप को बोलेंगे डक्ट। भाई आपके घर में टंकी है तो पानी नीचे पाइप से ही आ रहा है ना, तो वो पाइप को डक्ट बोलते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी डक्ट है, तो उस डक्ट को हमने यहां पर बोल दिया डक्ट। वही हो गया बात। और एक चीज है, किडनी के ट्यूबुलर पार्ट में होता है, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में होता है, यानी नीचे की साइड में होता है थोड़ा सा। पर आप इतना भी बोलेंगे ना डक्ट ऑफ ग्लैंड तो भी बहुत है। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स हो गया, या आप इसमें लिख सकते हैं नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। ये थोड़ा हाई लेवल टॉपिक हो गया। अब काम तो एक्सचेंज, फंक्शन वही है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो मैंने ये आपको बता दिया एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जैसे यहां पर है तो ब्लड का एक्सचेंज करेगी, पहुंचाएगी, और उसके बाद या नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में है तो मटेरियल का एक्सचेंज कराएगी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? बहुत ही सिंपल है। कोलुमनर एपिथेलियम की लोकेशन बदल जाएगी, उसकी लोकेशन थोड़ी सी अलग होती है, जो कि मैं आपको और अगले लेक्चर्स में समझाऊंगा।